आज यहाँ पे कुछ तोते भी आए हैं। सुबह से ऊपर छत के उड़ रहे हैं। कुछ कलरव भी आज ज्यादा है। एक बहुत नन्ही सी चिड़िया जो बहुत तेज गाती है। उसकी आवाज बड़ी तीखी और दूर तक जाती है। पहाड़ों पे बर्फ अभी भी जमी हुई थी। कल बर्फबारी नहीं हुई थी, पर बर्फ खूब सारी जो परसों नरसों की बर्फबारी की है जमी हुई है। भोर होते समय पहाड़ के पीछे से जब सूरज ऊपर आता है और हवा आती है तो थोड़ा सा बर्फ पिघलती है। पूरी वादियों में ठंडक फैल जाती है। इस घर के चारों ओर खिड़कियां हैं, तो चारों तरफ से वो जो हर्ब्स हैं और फ्लावर्स, उनकी मिली जुली खुशबू आ जाती है भीतर। हमारी कार्यशाला की यह 11वीं बैठक है। इसके बाद 3 बैठकें और होंगी। इस कार्यशाला में हम प्रेम क्या है इसका इस भांति अन्वेषण कर रहे हैं, जिस अन्वेषण से हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़े। ऐसा अन्वेषण नहीं जो कि कागजों तक सीमित रह जाए, जो कि बुद्धि तक सीमित रह जाए। हम कोई ऐसा शोध नहीं कर रहे हैं जो कि वैचारिक संपत्ति है। हम लोगों ने कल और पिछली और बैठकों में यह स्पष्ट रूप से देखा, यह स्पष्ट रूप से समझा है कि हम लोग एक यंत्र जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पूरी धरती पर मनुष्य बनावटीपन और यांत्रिकता के ऐसे लुभावने दलदल में धंसता जा रहा है, जिससे वापस आने की कोई भी संभावना नहीं होगी। और एक मनुष्य की जो क्षमता है, इंसान मात्र की जो क्षमता है, उससे मशीन लाखों करोड़ों गुना ज्यादा उन्नत है। वह ज्यादा क्षमता वाली है, वह तेजी से सीख रही है। तो क्या हम इंसानों का भविष्य धरती पर समाप्त होने वाला है? क्योंकि जिन भी क्षमताओं को
हमने अपने भीतर अपनी योग्यता को समझा था, वे सारी क्षमताएं मशीन के पास है। मशीन हमसे तेज चल सकती है, कार है, हवाई जहाज है, जो हमसे लाखों गुना अधिक तेज गति से चल सकते हैं और ज्यादा समय तक चल सकते हैं। वे ज्यादा तेजी से अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में बैठे मित्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो कि सामान्य रूप से हमारी क्षमता में न होता। तो वह क्या है जो मशीन से हमें अलग करता है? अलग इसलिए नहीं कि बस केवल विभाजन करने के लिए, अलग अस्तित्व बचाने के लिए। क्योंकि अगर मशीनें एक यांत्रिकता, एक निर्जीव चीज, बनावटी चीज यदि हमारी जगह ले लेती है, तो फिर हमारे होने का कोई अर्थ न हुआ। फिर वह क्या है जो हम मनुष्यों को मशीन से अलग करता है? पहले बहुत सारे प्रमाण दिए गए थे, पर वे सारे प्रमाण मशीन ने हथिया लिए। पहले लोगों ने कहा था कि मशीन सोच नहीं सकती है, मशीन को इंसान ने बनाया है। पर अब इंसान को भी मशीन बना सकती है, और बड़े उन्नत इंसान को मशीन बना सकती है। उसको कोई सारे डाटा दे दिए जाए, वो उनको कलेक्ट करके एक बहुत अच्छे व्यक्ति का निर्माण कर देगी। वो रोबोट मनुष्य का निर्माण कर देगी। हम इस अवलोकन पर आए कि एकमात्र कोई वस्तु है, घटना है, क्रिया है, जीवंतता है, जो मशीन से हमको अलग करती है, तो वह है प्रेम। लेकिन जिसे हम प्रेम समझते हैं, वह तो मशीन का हिस्सा है, वह प्रेम नहीं। उसमें तो मशीन पारंगत है। मशीन कारणों के आधार पर चलती है, डाटाज के आधार पर चलती है। और हम जिसे प्रेम समझते हैं, वह सब कारण पर निर्भर है, वह सब डाटाज पर निर्भर है। मशीन उन सारी कविताओं को जो प्रेम पर लिखी गई हैं, उसने वहां संचित करके रखा हुआ है। वह हर बात पर एक नई कविता आपको सुना सकती है। प्रेम की सारी गाथाओं, सारी कथाओं, सारी कहानियों को उसने संचित करके रखा है। वह बात बात पर नई नई प्रेम की कहानियां सुना सकती है। वह लुभाने के लिए, मोहित करने के लिए, सम्मोहित करने के लिए अनेक उपाय कर सकती है। वह सुबह उठते ही मुस्कुराते हुए चाय पेश कर सकती है। वह समय पे फूलों का गुलदस्ता ला सकती है। मशीन समय पे आपको घुमाने ले जा सकती है। मशीन वह सब काम कर सकती है जिसके माध्यम से तथाकथित रूप से प्रेम को सस्टेन किया जाता रहा है। तो यदि कारणों के आधार पर जिसे हम समझते हैं प्रेम, उसके आधार पर प्रेम चलना है, तो मशीन उससे उन्नत है। सोच विचार का उपयोग करके यदि प्रेम का प्रतिष्ठापन किया जाना है, तो मशीन उसमें अत्यधिक उन्नत है। हमने ऐसे प्रेम का अन्वेषण करना शुरू किया जो बनावटी नहीं है, जिसकी क्रिया, जिसका अस्तित्व में होना सोच विचार की संपत्ति से नहीं आता है, वैचारिक संपत्ति जिसका हिस्सा नहीं, और तथाकथित रूप से सेंटिमेंटल, वह भी उसकी क्रिया का हिस्सा नहीं है। क्योंकि बहुत सारी हमारी संस्कारग्रस्तता सेंटिमेंटल एक्शंस को जन्म देती है, जो कि हमारे सुझावों, सम्मोहनों, परवरिश, इन सब पर आधारित होती है। हमारे लैंगिक भेद पर आधारित होती है, हमारी आनुवंशिकता पर यह आधारित होती है। तो हमने साथ साथ चलते हुए प्रेम क्या है, इसका इस कार्यशाला में अन्वेषण करना शुरू किया। और कोयल गा रही है।
और सबसे पहले प्रेम क्या नहीं है, उसका अन्वेषण करना शुरू किया। प्रेम क्या नहीं है, उसमें हम आए। तो सबसे पहले इस वक्तव्य का परीक्षण करना शुरू किया कि प्रेम संबंध नहीं है। बड़ी घबराने वाली बात है कि प्रेम संबंध नहीं है। हम तो जिसे जानते हैं, प्रेम वह तो संबंध में ही उद्घाटित होता है, वह तो संबंध में ही बहता है। तो प्रेम संबंध नहीं है, क्या अर्थ है इसका? हमने इसमें प्रवेश किया कि क्या हमारे संबंध में कुछ भी ऐसा है जो बनावटी नहीं है। हमने पाया कि हमारे संबंध में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बनावटी नहीं। हम किसी भी संबंध में हैं, चाहे वह हमारे अंदर आरोपित किए गए हो या हमने खुद ही उनको अपने जीवन में लाया हो, उनके पीछे सोच विचार काम कर रहा है। और सोच विचार वह वस्तु नहीं है जिस वस्तु का वह सोच विचार है। यह जो गा रही है, यह सोच विचार नहीं है। इसका कानों पे घटित होना सोच विचार नहीं है। पर जिस क्षण इसको हम नाम देते हैं यह कोयल है, यह सोच विचार है। और हमारी बुद्धि में सिर्फ सोच विचार आ सकता है। जो संकलित हो सकता है सिर्फ सोच विचार हो सकता है। यदि मैं इससे अपेक्षा करूं तो वह सोच विचार से अपेक्षा होगा। जीवंत घटना वह सोच विचार से परे है। जीवंत क्रिया वह सोच विचार से परे है। और हमारे सारे संबंध, मित्र से, पति से, पत्नी से, प्रेमी से, प्रेमिका से, पुत्र से, पिता से, वे सब बिना सोच विचार के, उपयोग के अस्तित्व में नहीं बचते हैं। बिना छवियों के, प्रतीकों के हम कोई ऐसा संबंध नहीं जानते हैं जो कि हो। हमारे सबके प्रति एक छवि है। तो हम जिसे संबंध जानते हैं वह सब बनावटी है, संस्कारों, सम्मोहनों, सुझावों पर आधारित है। इसलिए हमने यह देखा कि इसलिए हमने देखा कि हमारे इस बनावटी जीवन में, बनावटी संबंध में प्रेम कैसे आ सकता है। जो चीज बनावटी है, जो चीज सोच विचार से आई है, प्रतीकों, शब्दों, ख्यालों से आई है, उसमें प्रेम का पुष्प कैसे खिल सकता है। एक प्लास्टिक का पौधा है, उसमें वास्तविक फूल नहीं खिल सकता। फूल चाहे वो अदना सा हो, क्षुद्र सा ही हो, पर यथार्थ की जमीन पर खिलता है। पुष्प ऐसे धोखे में नहीं आते हैं। चाहे उनको कितना भी रंगा पुता हुआ बैठक मिले, सजा हुआ बैठक मिले, पर वो भीतर आकर के नहीं खिल जाते हैं। वे मिट्टी में ही खिलेंगे, पर वास्तविक जमीन पे खिलेंगे। वे कभी भी कंचन और स्वर्ण से जड़े हुए मकानों में नहीं खिलते। फिर हमने प्रश्न उठाया कि वह क्या है जो संबंधों से मुक्त है? जब हमने यह देख लिया कि हमारे सारे संबंध बनावटी हैं और बनावटी संबंधों में कभी प्रेम प्रस्फुटित नहीं हो सकता है। हम दावा करते हैं, हम एक दूसरे को सुझाव देते हैं, झांसा देते हैं, पर यह स्पष्ट हुआ कि नहीं, बनावटी जीवन में प्रेम का अंकुरन नहीं हो सकता है। फिर हमने यह सवाल उठाया कि वह क्या है जो संबंधों से मुक्त है? वह जीवन क्या है जो संबंधों से मुक्त है?
और हम उस द्वार पर आए जहां यथार्थ रूप में प्रेम शुरू होता है। हमें नहीं पता उसके बाद क्या है, हमें पता नहीं चला कि वह क्या है जो संबंधों से मुक्त है। पर हाँ, इस प्रश्न को उठाने में हमारे सारे संबंध प्रकाशित होते हुए, उन पर हमारा अवलोकन गहन होते हुए, हमने उसको गिरता हुआ देखा। यदि मैं यह देख लेता हूं कि मेरा संबंध इस वृक्ष से सोच विचार पर निर्भर है, बिना वृक्ष के, बिना वृक्ष शब्द के, बिना वृक्ष शब्द के ख्याल के, छवि के, जो यह जीवंत घटना है उससे मैं संबंधित नहीं हो पा रहा हूं, और मैं यह सवाल उठाता हूं कि इससे वह संबंधित होना क्या है जो बनावटी नहीं है, तो मेरे सारे सोच विचार एक तरफ सरक करके गिर जाते हैं। और अगर मैं यह सवाल उठाता हूं कि वह क्या है जो संबंधों से मुक्त है, अर्थात वह क्या है जिसे मैं बनावटी संबंधों की संरचना में रखे हुए था, जिस संबंध को मैं समझता था उस संबंध से मुक्त वह क्या है, तो कुछ वहां पर घटित होता है जो कि मुझे नहीं पता चलता, और सारा बनावटीपन एक तरफ सरक करके गिर जाता है। फिर हमने प्रश्न उठाया कि प्रेम जीवन नहीं है, प्रेम जीवन से मुक्त है। यह भी बड़े आश्चर्य की बात हुई हमारे लिए कि जीवन में प्रेम ही नहीं है। हम तो बिना प्रेम के जीवन को समझ ही नहीं सकते हैं। यदि जीवन में प्रेम ही ना हुआ तो उसका क्या अर्थ हुआ? सारी कवायद ही ये इसलिए है कि जीवन में प्रेम हो, लेकिन अगर वह नहीं हो रहा है तो फिर प्रेम का क्या अर्थ? थोड़ा हम प्रवेश किए साथ साथ चलते हुए कि जिसे हम जीवन समझते हैं वह जीवन क्या वास्तविक जीवन है? हमारी कल्पनाएं हैं, हमारी योजनाएं हैं, हमारा कुछ पुराना संस्कार है, पुरानी सिखावने हैं, समझावने हैं, उनके आधार पर भविष्य की एक योजना है। उस योजना का अनुपालन करते हुए अभी एक हमारे जीवन की स्थिति है। इसमें क्या कुछ ऐसा है जो नैसर्गिक है, जो बनावटी नहीं है? हमने इसमें प्रवेश किया, पता लगाया और पाया कि हमारे जीवन का कोई भी एक हिस्सा, एक पल भी, एक क्रिया भी ऐसी नहीं है जो बनावटी ना हो, जो सोच विचार के आधार पर निर्भर ना हो। एक भी चीज ऐसी हमने नहीं पाई जो नैसर्गिक, जो इंसान की बुद्धि के द्वारा निर्मित नहीं है। हमारा पूरा जीवन सतत रूप से विचार की एक कभी न खत्म होने वाली गतिविधि से संचालित हो रहा है। यह बड़ी घबराने वाली बात है, पर हमने उसमें अवलोकन किया, उसमें प्रवेश किया और जब पाया कि हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बनावटी न हो, फिर हमने यह प्रश्न उठाया कि वह कला क्या है जो जीवन से मुक्त है। जीवन स्पष्ट हम समझें कि जिसे हम जीवन समझते हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे पद, हमारे पुरस्कार, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी सामाजिक हैसियत, हमारी आर्थिक हैसियत, बैंक बैलेंस, हमारे संबंध, हमारे रिश्ते नाते, हमारे राष्ट्र, हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारा परिवार, हमारी संस्थाएं, विवाह वगैरह वगैरह वगैरह, यह सब कुछ मिला करके ही हम जिसे जीवन समझते हैं। प्रेम ऐसा जीवन नहीं है। तो हमने सवाल उठाया कि वह कला क्या है जो जीवन से मुक्त है। उत्तर हमें नहीं आया, लेकिन यह समूचा बनावटी जो जीवन है, जो आयोजित संस्कारित जीवन है, इसके अवसान की प्रक्रिया शुरू हो गई। हम स्पष्ट रहें
खूब स्पष्ट रहें कि यह जो बनावटीपन है, यह बनावटीपन उस जगत में हम बनावटीपन को खारिज नहीं कर रहे हैं जो कि सुविधाओं का जगत है। मुझे अगर पानी लेना है तो इस अंजुरी में पानी लेने से ग्लास में पानी लेकर के पीना ज्यादा सुविधाजनक है। हम सोच विचार को जो संबंध है, जीवंत संबंध है, उसमें जो उनका अनुचित हस्तक्षेप है उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। सोच विचार जो जीवन के संदर्भ में प्रविष्ट है उन पर प्रश्न उठा रहे हैं। उनको हम अनावश्यक खारिज नहीं कर रहे। संबंध और जीवन के क्षेत्र में सोच विचार घातक है। सिर्फ सुविधाओं के क्षेत्र में सोच विचार की खूब उपयोगिता है और जीवन और संबंध में सोच विचार का अनुचित हस्तक्षेप हमारे इस भौतिक जगत की भी सुविधाओं का अनुचित उपयोग करता है, दुरुपयोग करता है। जब हमारा संबंध ठीक नहीं होता है तो हम दवा की जगह दारू पी लेते हैं। जब हमारा जीवन और संबंध ठीक नहीं होता है तो हम जो जो हमारे पथ्य के लिए है, जो हमारे उपचार के लिए है, उसी को हम बीमारी बना लेते हैं। हमें ऐसी कला का पता नहीं चला जो जीवन से मुक्त है। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं उससे पृथक नहीं। ऐसी कोई यदि कला है तो वह हमें नहीं आ सकती है क्योंकि हम बनावटी संरचना का हिस्सा है। हाँ, यह असंभव प्रश्न उठाते हुए हम सहित ये सारी बनावटी संरचना गल करके गिरना शुरू हो जाती है। यानी यह जो मैं जैसी चीज है यह भी मिटना शुरू हो जाती है क्योंकि यह इस बनावटी जीवन संरचना का हिस्सा। फिर हम और आगे बढ़े। हमने फिर प्रश्न उठाया कि क्या प्रेम कारण से है? प्रेम का क्या कोई कारण होता है? हमने फिर प्रश्न में प्रवेश किया कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो बिना कारण के है? हम अपने भीतर गए, हमने खूब परीक्षण किया अपने संबंधों का, जीवन का, और पाया कि हमारे जीवन में, संबंध में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना कारण के है। यहां तक कि संबंध भी हमारे बिना कारण के नहीं है। जो निकटतम संबंध है उनके पीछे भी कारण है। कारण क्या? कारण सिर्फ सोच विचार के द्वारा स्थापित होता है। यदि आप सोच विचार न करें, आप कारणों में प्रवेश नहीं कर सकते। फिर जो जगत है सो है, वह अकारण है। प्रेम कारण से मुक्त है, लेकिन जो हमारा जीवन है, हमारा जो संबंध है, वह सब कारणों पर निर्भर है। यहां तक कि हमारा अपना होना भी कारण पर निर्भर है। यदि आप विचार प्रक्रिया का उपयोग न करें, आप मैं नहीं कह सकते। यदि आप सोच विचार की इस मशीनरी का उपयोग न करें, इस यांत्रिकता का उपयोग न करें, आप यह नहीं कह सकते कि मैं हूं। आप यह सोच विचार की प्रक्रिया ही है जो कहती है मैं हूं। बिना विचार किए आप शून्य को भी नहीं ला सकते। तो हमारे अपने होने तक में भी कारण है। तो जाहिर सी बात है संबंधों में कारण होगा। कारण सिर्फ कारणों को पहचान सकता है। कारण कारण से ही संबंधित हो सकता है। तो हमारे सारे संबंधों में कारण है। हम जब संबंधित होते हैं, कोई ना कोई कारण होता है। स्वार्थ होता है, भय होता है, लेन देन होता है, कभी शारीरिक लेन देन होता है, कभी भावनात्मक होता है, कभी मानसिक लेन देन होता है, आर्थिक होता है, सामाजिक होता है, संस्थागत होता है, गैर संस्थागत होता है, लेकिन व्यवहार होता है, लेन देन होता है। उनके पीछे कारण है।
फिर यह हमें बड़ी घबराने वाली बात रही। हमने अब तक अपने को प्रेम का पात्र समझा, प्रेम का दाता समझा, प्रेम का स्वामी समझा कि हम प्रेम दे सकते हैं, प्रेम ले सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता है। पर प्रेम तो कारण में है ही नहीं। और हम जो जीवन जानते हैं वो कारणों से युक्त है, उसमें सिर्फ कारण ही कारण विद्यमान है। ये बड़ी अवसाद में ले जाने जैसी बात है। लेकिन हम अवसाद में नहीं गए, क्योंकि अवसाद में तब व्यक्ति जाता है जब आधी अधूरी समझ हो। जब ये पूरा ही कि पूरा दिख गया कि सब कुछ कारण से ही है, तो यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं बची। इस पूरे संबंधों के और जीवन के क्षेत्र में कोई उम्मीद नहीं बची। तो वहां अवसाद का भी कोई कारण नहीं। हाँ, वहां से सारी ऊर्जा हमारी निकल करके हमारे पास आ गई। जो हमने खुद को प्रेम का पात्र समझा था कि मुझे दूसरों को मुझे प्रेम करना चाहिए, वह आशा चली गई। क्योंकि मुझे मैं को प्रेम कैसे उपलब्ध हो सकता है? कुछ झांसा होगा, धोखा होगा, सम्मोहन होगा, आत्मसम्मोहन होगा, पर वह प्रेम न होगा। हम सुस्पष्ट हो गए। और हम प्रेम देने का जो हमने दंभ रखा हुआ है, उसमें भी स्पष्ट हो गए, हम किसी को प्रेम दे नहीं सकते हैं। प्रेम अव्यवहार्य है। प्रेम लिया और दिया नहीं जा सकता है। वह जेब की चीज नहीं है कि आपने निकाली दूसरे की जेब में रख दी। यह देख करके फिर हमने सवाल उठाया, वह क्या है जो अकारण है? हम कारण हैं। हम जो भी जानते हैं वह सब कारण से युक्त है। वह क्या है जो अकारण है? हमें कोई उत्तर नहीं आया। हमने जब स्वयं से यह प्रश्न उठाया, वह क्या है जो अकारण है, कोई उत्तर नहीं आया। उत्तर आ भी नहीं सकता। मैं कारण हूं, मुझ कारण को वह जो अकारण है उसका उत्तर कैसे आ सकता है? उसको मैं कैसे पहचान सकता हूं, कैसे रिसीव कर सकता हूं? मेरे हाथ मिट्टी के हैं, मैं अमृत कैसे ग्रहण कर सकता हूं? अमृत के लिए अमृत पात्र चाहिए। मृण्मय में चिन्मय कैसे समा सकता है? हाँ, वह क्या है जो कारणों से मुक्त है? यह प्रश्न उठाने में मुझ कारण का अपने सकल क्रियाकलाप के साथ प्रकाशन हुआ। एक ऑर्गेनिक अवलोकन, नॉट इम्पोज्ड, थोपा हुआ, आरोपित किया हुआ ध्यान नहीं, जो कि हम ध्यान विधियों से करते हैं। जब हम ध्यान विधियों से करते हैं, हम करने वाले होते हैं। वह खुद को दिया गया एक सम्मोहन है। लेकिन जब हम ऐसा कोई प्रश्न उठाते हैं, तो एक ऑर्गेनिक ध्यान का जन्म होता है। और वह ध्यान जाता नहीं, वह हमारे प्राणों में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वह जीवन धारा है। वह होश की जीवन धारा है। हम जब यह अभी उठा करके, हम ऑफ कोर्स अभी उठा रहे हैं, देखें कि वह क्या है जो कारणों से मुक्त है। अगर कोई उत्तर आ रहा है, इसका मतलब कि इस प्रश्न के कारण वह उत्तर आ रहा है। इसका मतलब प्रश्न कह रहा है, प्रश्न की जो मंशा है कि वह क्या है जो कारणों से मुक्त है, यह उत्तर ठीक न हुआ। कोई भी उत्तर आ रहा है कि वह आत्मा है, वह निर्वाण है, वह मोक्ष है जो अकारण है, वह सत्य है जो अकारण है, पर यह सारे उत्तर इस प्रश्न के कारण आ रहे हैं। इसलिए उत्तर स्वीकार नहीं। वह क्या है जो अकारण है, मुझे नहीं आ सकता है। हाँ, इस प्रश्न को उठाने में कारणों की समूची संरचना भरभरा करके गिरना शुरू हो जा रही। मैं गिरना शुरू हो जा रहा है, क्योंकि मैं कारण हूं।
फिर हम आगे बढ़े, हमने प्रश्न उठाया वह क्या है। हमने इस वक्तव्य की छानबीन करना शुरू किया कि प्रेम दो नहीं है, प्रेम में दो है ही नहीं। यह भी बड़ी अजीब सी बात है। हम जिसे जानते हैं, जिस प्रेम को, उसमें तो सदा ही दो होता है। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम मुझे प्रेम करते हो। हमारे परस्पर संबंध में जो आदान प्रदान होता है उसे हम प्रेम समझते हैं। उसमें जो रसात्मकता तथाकथित रूप से फैलती है उसे हम प्रेम समझते हैं। पर वक्तव्य कह रहा है कि प्रेम दो नहीं है, प्रेम दो से मुक्त है। प्रेम में खंड नहीं हो सकता, प्रेम अखंड है। प्रेम में विभाजन नहीं हो सकता, टूट नहीं हो सकती है। प्रेम ऐसी जीवंत रसात्मकता है जिसमें बनावटी नहीं, ऐसी नैसर्गिक रसात्मकता है जिसमें खंड नहीं हो सकते। अगर खंड हो तो खंड आपस में टकराएंगे। पर हमने जो भी जाना है उसमें तो सब दो ही है। तो क्या हम प्रेम के लिए कहीं से भी कोई अवसर दिए हुए हैं? हमने अपने जीवन में और संबंधों में छानबीन करना शुरू किया। हमने प्रश्न उठाया कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो दो नहीं है? और पूरे अवलोकन में हमने पाया कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो दो से मुक्त है। सब कुछ में दो है। यहां तक कि जब मैं यह प्रश्न उठाता हूं तो प्रश्नकर्ता और प्रश्न के रूप में दो चीजें हो जाती। पर इस प्रश्न की जो फैली हुई अंतर्दृष्टि है वह कहती है कि वह क्या है जो दो से मुक्त है। हमने खूब छानबीन की कि कुछ भी हमारे भीतर यह प्रकट हो जाए, यह मिल जाए जो दो नहीं है। पर हम हमारी खोजने वाले में ही, हम में ही वह खोट है जिसके आधार पर प्रेम नहीं आ सकता है। क्योंकि मेरा होना और प्रेम का होना दो हो गया। तो मैं आवाहन भी करता हूं तो भी दो हो जाता है। तो इसलिए जब हम इस अवलोकन पर पहुंचे कि हमारे जीवन में मात्र दो है, हमने प्रश्न उठाया कि वह क्या है जो दो से मुक्त है। हमें कुछ भी पता न चला, कोई भी उत्तर नहीं आया। हाँ, यह जो एक खूंटी जैसी बैठ बनी हुई सत्ता थी, जो एक पक्ष था, वही गिरना शुरू हो गया। प्रेम दो नहीं है, प्रेम को मैं बुला नहीं सकता, पर प्रेम के लिए मैं मिट तो सकता हूं ना। यह प्रश्न मुझे मिटा तो रहा है ना। मैं मिट जाऊं, प्रेम प्रेम बचे। मैं बचा था, प्रेम प्रेम नहीं था। अब प्रेम प्रेम बचे, मैं ना रहूं। या तो मैं रहूं या तो प्रेम रहे। अब तक मैं रहा हूं और जीवन का हाल देखा है। अब प्रेम को अवसर दो। अब प्रेम को मैं अवसर दूं कि प्रेम रहे, भले मैं रहूं ना रहूं। और ऑफकोर्स निश्चित रूप से मैं ना रहूं। तो इस प्रश्न कला ने कि वह क्या है जो दो से मुक्त है, उसने उस कला को नहीं, वह तो नहीं पता चला कि जो दो से मुक्त है। पर हाँ, मैं जो है गलना शुरू हो गया। फिर कल हमने यह प्रश्न उठाया कि प्रेम समय नहीं है, प्रेम समय के गर्भ में नहीं है। समय के गर्भ में नहीं है। जिसे हम जीवन संबंध अपना होना समझते हैं, जानते हैं, वह
क्या बिना समय की धुरी, समय का धरातल उपयोग किए चलता है? हमने पाया कि इस धरती पर जितने मनुष्य हैं उतना समय है। 8 अरब लगभग मनुष्य हैं, 8 अरब अलग अलग समय चल रहे हैं। भौतिक समय तो एक है, भौतिक समय सूर्य से और पृथ्वी की गति से चल रहा है, लेकिन भीतर हर व्यक्ति का अलग समय है, हर व्यक्ति का अलग अतीत है, अलग भविष्य है, अलग वर्तमान। तो हर व्यक्ति के अलग अलग समय के कारण हर व्यक्ति अलग अलग है। वह अलग अलग समय की धारा अलग अलग व्यक्ति का निर्माण कर रही है। तो फिर बात उठी कि क्या इस तरह के अलग अलग व्यक्ति के समयों में प्रेम आ सकता है? कैसे आएगा? प्रेम तो अखंड है, अटूट है। वह टुकड़े टुकड़ों में और इतने टुकड़ों में कैसे बट सकता है? और टुकड़ों में बटने के बाद जब वह जुड़ेगा तो घाव न होंगे, जोड़ न होगा। तो ये सब बातें ही बेमानी है कि प्रेम खंड खंड होकर के जुड़ता है। जैसा हम समझते हैं, पहले हम टूटते हैं फिर जुड़ते हैं, और उस जुड़ने को संबंध समझते हैं। उस जुड़ने की जो रस्सा कसी है, कभी ढीला कभी कसा, कभी ढीला कभी कसा, उसे संबंध समझते हैं, उसे प्रेम समझते हैं। वह प्रेम नहीं, वह रस्सा कसी, वह ढील कस, वह प्रेम नहीं है। तो हम इस प्रश्न में उतरे कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो समय से मुक्त है, ये वर्तमान से भी मुक्त है। अतीत और भविष्य से तो मुक्त है ही, वर्तमान से भी मुक्त है। हमने खूब परीक्षण किया, कुछ भी ऐसा नहीं हमने पाया जो इस विचारों द्वारा स्थापित समय की धारा से मुक्त है। तो प्रेम कैसे आएगा? प्रेम के नाम पे कुछ और होगा, प्रेम नहीं रहा होगा हमारे जीवन में, और न कोई प्रत्याशा है। क्योंकि मैं अगर समय की धारा हूं, मैं अगर इस समय की धारा का एक अंग हूं, तो मुझे कैसे प्रेम हो सकता है? मुझ में प्रेम कैसे अवतरित हो सकता है, पधार सकता है? फिर हमने बीती रात यह प्रश्न उठाया कि वह क्या है जो समय से मुक्त है। इस प्रश्न को लेकर के हमने कल सांझ संवाद किया, और इस प्रश्न को लेकर के हम अपने साथ परीक्षण करने के लिए, अवलोकन करने के लिए अपने भीतर उतरे हैं। तो पिछली बैठक से अब तक की बैठक में यह जो अवलोकन हुआ है कि वह क्या है जो समय की समूची संरचना से मुक्त है, उस पर हम अपना अवलोकन साझा करेंगे। अब इस बैठक में 2 मिनट के लिए हम लोग मौन बैठते हैं, उसके बाद हम अपना अवलोकन साझा करते हैं। और हमें जो इस क्षण हमारी ज्ञानेंद्रियों पर घट रहा है उसको यथावत रखना है। कोई ऐसे नरेशन जैसा नहीं करना है कि कब पिछले क्या हुआ था। अभी जो कुछ घट रहा है उसको संक्षेप में रखना है और अपना अवलोकन साझा करना है। 2 मिनट के लिए बैठते हैं।
स्वामी जी। हम सभी मित्रों को जी प्रणाम। आज से यहाँ पे धूप निकल आई है तेज, सुबह सुबह ही, और गर्म वातावरण हो गया है, गर्मी लग रही है। और कुछ चिड़िया हैं जो सामने के वायर है, इलेक्ट्रिक के वायर है, उसके ऊपर बैठी है। बहुत छोटी सी चिड़िया है। मैं रात को जरा देर से सोया था, तो इसीलिए आंखों में थोड़ी सी नींद भी भरी हुई है। जहां तक वह क्या है जो समय से परे है, इसका कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आता कि समय से परे क्या हो सकता है। कितना भी विचार करो तो विचार में भी बनावटी ही लगते हैं। जो भी आएगा गलत होगा। जैसे जड़ जड़ सी हो गई, सब विचार ही रुक जाते हैं सब। ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे सब खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। मैं भी नहीं। बस मेरे अवलोकन में तो इतना ही आया। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम भावना। मुझे अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है अभी, जिसका कोई कारण नहीं है, लेकिन पता नहीं खुशी महसूस हो रही है। और एक ऐसा लग रहा है कि अंदर से सब कुछ जैसे खुश हो रहा हो पूरा, और अचानक से हार्ट पे पता नहीं कुछ हुआ और फिर अपने आप आंसू निकल आए, जिसका आंसू का भी कोई कारण नहीं है, लेकिन अपने आप ही निकल आए। और यहाँ पे जैसे कि मैं अपने कुछ कारण नहीं है खुश हो रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि बाहर भी सब कुछ खुश दिख रहा है। ये पेड़ पौधे, फूल, चिड़िया, सब कुछ बहुत ही सुहाना लग रहा है। मतलब कि अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। मतलब अच्छा भी नहीं बोल सकते उसको, पता नहीं क्या। अच्छा भी नाम नहीं दे सकते उसको, क्योंकि अच्छा बोलते तो वहां पे तो बुरा भी होता है, लेकिन वो अच्छा और बुरा इसमें नहीं आता है, क्योंकि वो वाला नहीं दिख रहा है, ऐसा वाला पता नहीं। और मैंने चिड़िया देखी तो वो गोल गोल घूम रही थी, ऐसे पूरा राउंड लगा रही थी, उसके साथ में ऐसे एक ही जगह पे ऐसे गोल गोल घूम रही थी। उसके साथ में देखा कि एक मधुमक्खी है बड़ी सी, वो भी है ना उसके साथ में गोल 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 घूम रही थी, वो भी खुशी मना रही हो ऐसे लग रहा था सब कुछ। और यहाँ पे ऐसे कुछ फूल है, एक ही पौधे के ऊपर सफेद कलर के फूल का नाम तो पता नहीं, व्हाइट कलर के फूल है,
पहले तो वाइट है, धीरे 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 उसमें है ना पिंक पर्पल कलर आ रहा है उस फ्लावर्स के अंदर, वाइट से पिंक पर्पल हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। फिर पहले तो वाइट कलर है, फिर उसके अंदर कलर आ रहा है पिंक पर्पल। टिलेरिया है, वो भी मग्न लग रही है, कोई दाना चुनने में मग्न है, कोई खेलने में मग्न है, सब कुछ ऐसे लग रहा है कि मग्न लग रहा है। पहले तो जैसे भी मैं बोल रही हूँ और यहाँ पे बैठे अगर बोल रही हूँ और सुनने में पक्षियों की आवाज आती थी और बीच में जैसे भी ये म्यूजिक बज रहा है तो डिस्टर्ब होता था, मतलब कि आवाज बोलने में। और अभी आज ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, मतलब कि ना तो ये म्यूजिक बज रहा है उसका डिस्टर्बन हो रहा है, ना मतलब कि बोल रही हूँ उसमें डिस्टर्बन हो रहा है, ना कुछ ये चिड़िया की आवाज आ रही है, मतलब कि सारी आवाज एक साथ में आती थी तो मतलब बोलने में भी डिस्टर्बन आता था। जो पक्षियों की आवाज उसमें एक खंड बना हुआ था, तो आज ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, मतलब कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा लग रहा है, कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा। सब पेड़ खड़ा है बाजू में, जिसपे पूरी तरह से एक भी पत्ता नहीं छोड़ा था इसके ऊपर, और इसके ऊपर नए फूल पत्तियां खुली है, तो वो भी बहुत खुश है। एक और पेड़ है जिसके सारे के सारे पत्ते हैं, उसमें छेद है, सारे के सारे पत्ते खराब हो रखे हैं और अभी नए पत्ते आ रहे हैं तो उसकी एक अलग गरिमा है, तो वो भी खुश है। और उसके जो पुराने पत्ते हैं उसमें भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही, मतलब कि वो पेड़ अपने आप में खुश है, ऐसा लग रहा है। भंवरे आनंदित हो रहे हैं फ्लावर्स के ऊपर बैठ के। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आज देविका। मॉर्निंग बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है, अच्छी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा सनलाइट है, फ्रेश फील हो रहा है। और ये जो प्रश्न है वो जीवन क्या है, समय से मुक्त है, इसका तो कुछ 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 भी आना इसके ऊपर पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि जो भी आएगा बुद्धि से आएगा, जो बुद्धि से आएगा वो हमको उसका आग्रह नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। बस ये बात है कि भावना जी ने जो अपना हैप्पीनेस एक्सप्रेस किया कि उनको विदाउट रीजन हैप्पीनेस फील हो रहा है, तो मुझे भी उनका हैप्पीनेस छू गया। इवन आई कुड फील हैप्पीनेस when she was describing it. So even that was like without a reason. और क्वेश्चन के ऊपर तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, इतना ही। थैंक यू। सभी को नमस्कार। नमस्कार दिलीप। सर आज की सुबह थोड़ी ठंडी है, ठंडी तो रोज ही होती होगी, पर रोज मैं सूरज के सामने बैठता हूँ तो
मुझे वो महसूस नहीं होती। आज मैं छाया में आकर बैठा हूँ तो ठंडा ठंडा सा लग रहा है। सामने खूब सारे पेड़ हैं, सब पर नई नई पत्तियां हल्की हल्की हवा से हिल रही है और सूरज की किरणें उन पर पड़ रही है, तो वो उनका जो रिफ्लेक्शन है वो अ, उसमें चमक, गजब की चमक, लुभावना सा। दूर एक कोयल बोली, बीच बीच में मोर भी बोल जाता है। अ, सुहाने वाला सा माहौल चारों तरफ। और प्रश्न पर बात करूं तो समय से मुक्त क्या है? ये इस पर जो भी विचार आ रहे हैं वो सब समय के दायरे में ही आए। उससे आगे कुछ लग नहीं रहा है। मतलब महसूस यही हो रहा है कि कितना दरिद्रता वाली फीलिंग आती है कि हम मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं एक इस चीज का भी मेरे पास जवाब नहीं है कि समय से मुक्त क्या है। और थोड़ा और पीछे जाना चाहूंगा अ, जो हमने उर्मिला वाली कहानी सुनी, पर मैंने रामायण पढ़ी तो नहीं है, पर टीवी पे जरूर देखी है रामानंद सागर की रामायण। बहुत फैंसी फैंसी सी कथा जब चल रही थी और ये दौर आया था राम के वनवास जाने का, तब उस समय ये विचार तो कौन सा था कि अरे लक्ष्मण जी जा रहे हैं, फिर उर्मिला का क्या? जैसे सीता जी रवाना हो गए राम जी के साथ, मेरे हस्बैंड मैं भी आपके साथ चलूंगी, जहाँ आप जाओगे मैं वहां जाऊँ। तो उर्मिला भी तो ये चीज कर सकती है ना, उसने तो नहीं किया। पर अब वो इतना वहां फैंसी सा होता है कि वो जो विचार कौन सा है वो टिकता नहीं है। वो आगे जो जैसे जैसे समय बढ़ता है कथा कथा में आगे इन्वॉल्व होता रहता है, तो वो बस उतना सा थॉट आके रह गया और बाद में भी कभी भी उस चीज पर विचार नहीं किया। अब जब परसों सुना सर, मैंने तो अ, रोना धोना मेरे साथ होता नहीं है, बहुत कम होता है, पर वो अपने आप ही बहने लगी आंखें। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों बह रही। शायद वो दरिद्रता वाली फीलिंग इतनी अम, तेज मेरे ऊपर आई कि हम जीवन में कितनी महत्वपूर्ण बातें मिस कर देते हैं। शायद हम जीवन को ही मिस कर रहे हैं जो हम जी रहे हैं, फ्लो में भागते 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 बस एक गधा मजदूरी कर रहे हैं, रेट रेस में लगे हुए। वहां कुछ महत्वपूर्ण सा शायद छूट रहा है और हमें पता भी नहीं। इतनी बड़ी विभीषिका है, खुद को वहां इतने विभीषिका में पाया, अरे ये क्या क्या चल रहा है। शरीर ये अब ऐसा लग रहा है शरीर तो प्रसाद सा है, उसमें मेरे विचारों का कोई रोल नहीं। और इसकी एक सीमा है, ये आज है, अगले पल नहीं है। इसका होना, शरीर पर एक बाल का भी होना मेरे वश में नहीं। उसमें मेरी बुद्धि का कोई रोल नहीं। उसके होने में भी रोल नहीं है और उसका नहीं होने में मेरा कोई रोल नजर नहीं आता। स्पष्टता से कभी भी ये साथ छोड़ सकता है। पर ये जो टूल हमें मिला है, प्रकृति ने इतना बड़ा टूल हमें दिया है, जो अपने आप में बहुत एक उन्नत मशीन सी लगती है, उस टूल का हम सही इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। बस इसको तो हम दोयम दर्जे का मानकर अ, मन में विचारों में चलते रहते हैं, जीते रहते हैं, और कुछ भी गड़बड़ होता है तो दोषी इसको ठहरा देते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मेरे घुटने दुख रहे हैं। अरे खेल सारा मैं खेल रहा हूँ और दोषी शरीर को या फिर
अपने से बाहर सामने जो दिख रहा है व्यक्ति उसको ठहरा रहा हूँ। फिर थोड़ा-सा जगह मिलती है, भाग जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। वहाँ ऐसा लग रहा है क्या मिस कर रहे हैं? इतनी बड़ी चीज़ है। अब उर्मिला को जब अब उस पात्र के बारे में सुनने को मिला और थोड़ा-सा विचार वहाँ गया तो अरे! कितनी बड़ी बात है ये, पर हमें पता नहीं। मीरा जी को लेकर तो अ, ये था समर्पित है वो कृष्ण के प्रति। अब प्रेम का सर मेरे जीवन में अब बचपन से लेकर अभी तक इस बारे में कभी सोचा नहीं। मेरी परवरिश भी वैसी रही नहीं कि मेरे मुँह से भी कभी निकला नहीं कि मैं प्रेम करता हूँ उसका। पर ये था कि जो मैं कर रहा हूँ ये प्रेम नहीं है, या फिर जो मैं बाहर देख रहा हूँ ये वो प्रेम नहीं है जो मीरा का था। वो समर्पण कैसे उठता है, अगर मैं करने जाऊँ तो वो बनावटी ही लगता है। ये विचार हमेशा से चलते रहते थे। पर ये ज़रूर था कि इतना समर्पित भी कोई कैसे हो सकता है। हुँ, बस ऐसा सब चलता रहता है सर, और लास्ट में खुद को ठगा सा ही पाता हूँ, और ठगा ठगा हुआ और खुद के द्वारा ठगा हुआ। अब ये तो फिर काँपने वाली सी बात है। मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अरे! किसको लग रहा है, कौन है? तो घूम फिर के बात आ जाती है कौन है? ये सब विचार हेल्पलेस। पर इसमें एक चीज़ ये है कि जिसको आँखें खुलना कहते हैं ना, आँखें खोल कर देखो, तो वो आँखें खोलने की खुद को प्रयास करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, वो खुलती है। दिखता है कि हाँ, आँखें खुली है थोड़ी। वो क्षणिक होता है, पर ठीक है, इस चीज़ की भी चिंता नहीं होती कि अरे यार, ये तो अभी ऐसा लग रहा है, 10 मिनट बाद में तो वापस उसी धारा में बहने लगूँगा। पर वो वहाँ पे वो चीज़ चिंता को नहीं पकड़ती। अरे! जो बह रहा है, बह रहा है। ढील दे दी है, अब मेरे वश में कुछ है नहीं। मेरे विचार मेरे वश में नहीं है, तो बाहर तो जो हो रहा है, वो वश में कैसे होगा? एक सर सहज दायित्व सा खुद के प्रति जागता सा नज़र आ रहा है कि अरे! एक मेरी ज़िम्मेदारी है मेरे होने के प्रति। वो ज़िम्मेदारी कब मैं अ, एक फ़िल्म है उसमें एक डायलॉग है, "कब खून खौलेगा रे तेरा फैज़ल।" तो वो अपने आप सा दिख रहा है सामने के खून खोलने का वक़्त है, और सोए हुए बैठे हैं। सोए सोए बैठे-बैठे सो रहे हैं, चलते-चलते सो रहे हैं। नींद में तो सो ही रहे हैं। बस सर, मैंने थोड़ा वक़्त ज़्यादा ले लिया, माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। नमस्ते लता। हम यहाँ गैलरी में बैठे हैं। पूरे आकाश में वृक्षों पर धूप छाई हुई है। आज धूप अच्छी आई हुई है। सारे पंछी गायब हो गए। थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। जब भी बोलने जाओ ऐसा लगता है जैसे हमारे हार्ट बीट तेज हो गए हो। कल का जो अपना सवाल था कि हम तो सवाल ही भूल गए। समय से मुक्त जीवन क्या है?
शायद हम बोलेंगे, फिर भी कोशिश करते हैं। हम एक ही देख पाए कि समय से मुक्त जीवन में अथांग प्रेम है, अथांग प्रेम का महासागर है वहां पे, और उसी में गहन मौन खिल। बस इतना ही कहेंगे। नमस्ते सभी को। नमस्ते प्रमिला। मैंने बीज लगाए थे कुछ सब्जियों के, गिलकी, लौकी और करेले, तो वो उसके पौधे उगने लगे हैं मेरे पास ही हैं। आज मैं थोड़ा बाहर आकर बैठी हूँ, अक्सर मैं अंदर बैठती हूँ तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और जहाँ मैं बैठी हूँ नीचे आंगन में, सामने एक बिल्डिंग छत है, छत पर आक का पौधा जो है वो ऊपर तक आया, तो उसकी 3 पत्तियां मुझे दिखाई दे रही। उसके पास एक पक्षी उड़ रहा है ऊपर, और राइट साइड पे थोड़ी दूर जाके चंद्रमा दिख रहा है धुंधला धुंधला। एक बिल्डिंग जो बन रही है वो है, चिड़िया बैठी हुई है, आवाज आ रही है पक्षी की, और मेरे पास मेरी बिल्ली जो है वो खेल रही है, मस्ती करे, कभी मेरे ऊपर आके बैठ जाती, कभी खेलती, कभी उसकी पूंछ पकड़ती। और जो ये प्रभाव है ना, इंद्रियों पर जो प्रभाव, वो जितने लोग बोलते जाते हैं उसके साथ वो बदलते जाता है। जैसे अभी आसपास का दृश्य तो अब वो तो है ही, लेकिन भावना जी की बात सुन के, जैसे धरा जी ने कहा कि उनकी खुशी उन धरा जी को भी छू गई, तो वैसा होते जा रहा था। जैसा जो बोलता है उसका प्रभाव हम पर, मुझ पर पड़ते जा रहा है। फिर दिलीप जी जो बात कह रहे थे, तो मेरे मन में वो आया नहीं था कभी भी। मतलब पहले कभी आया होगा, अभी काफी दिन से अचानक ध्यान गया, समर्पण की जब बात आई कि पता नहीं वो यहाँ से संबंधित नहीं है, पर मेरे मन में आ रहा है, मैं बोल देना चाहती हूँ कि वो क्या होता है ये सब जो, या क्या हुआ वो, जो केवल 21 साल की उम्र या 22 साल की उम्र से लेकर 50 होने के करीब तक वह समर्पण था, नहीं था, बेवकूफी थी, क्या था कि हर बात केवल इशारे पर चलते जाना, पूरा जीवन झोंक देना, कहीं और कुछ दिखाई ही नहीं देना, जैसा कहा वैसा कर लेना, इशारे मात्र पर बस उसी रास्ते पे चलते जाना। कठपुतली कहूंगी कि कठपुतली की तरह सारे धागे किसी एक के हाथ में, और बस कठपुतली की तरह कोई नचाते जा रहा है, हम नाचते जा रहे हैं, वो भी बड़ी खुशी से। उसमें आंसू आ रहे हैं तो भी खुश, उसमें दुख हो रहा है तो भी खुश, और जबकि नचाने वाला बहुत दूर, बहुत दूर, इतनी दूर कि ना वो दिखाई दे रहा है ना कुछ, कभी कभी फोन पर आवाज आती है, फिर भी उस धागे के जरिए नाचते जाना पूरी उम्र। 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल नहीं, कई साल। समर्पण तो नहीं, पहले लगता था शायद समर्पण नहीं, मुझे लगता है ये शायद बेवकूफी थी जो पूरा जीवन झोंका गया। प्रश्न जो है उस पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, जवाब भी नहीं आ रहा है, और बस समय में बंधा हुआ ही दिख रहा है। इसके अलावा तो मुझको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और कुछ जवाब भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या है बस। धन्यवाद। स्मृति। नमस्कार सभी को।
नमस्कार। आज धूप थोड़ी सी ज्यादा है, हालांकि अभी कुछ कुछ बादल भी हैं, तो अभी बीच में एक बादल आ जाने से वो हल्की पड़ गई है और पंछियों की आवाज लगातार आ रही है। एक ब्लैक एंड व्हाइट चिड़िया है जिसका जोड़ा बार बार उड़ते हुए इधर उधर भाग रहा है और बहुत बहुत ही मीठा बोल रहा है वो। आज इनको सुनते हुए एक विचार आ रहा था कि अगर ये जो रोज भोर में उठकर सारे पंछी बोलना गाना शुरू कर देते हैं, उसके पीछे भी हम तो कारण ढूंढना शुरू कर देते हैं। जो भी हो, लेकिन अगर ये सब नहीं बनाया होता तो हमारा जीवन कैसा होता। आज एक ये विचार आ रहा था, क्योंकि उठते ही हमारा ध्यान उनकी तरफ जा रहा है अब, क्योंकि अब जब हम ये अवलोकन करते हैं कि हमारे आसपास क्या है और क्या हो रहा है, उसे हम क्या यथावत देख रहे हैं कि नहीं, तब हमारा ध्यान उसके ऊपर जा रहा है। और मैं नहीं मानती कि इन चिड़ियों की आवाज, गिलहरी की आवाज सुन के या पेड़ पौधे फूलों को देख करके हम में से कोई भी खुश न होता हो। वैसे तो हम कभी ये मानते भी नहीं कि हमारा उनके साथ ऐसा कोई गहरा संबंध है, क्योंकि संबंध तो हम तो जिस तरह से एक दूसरे से संबंधित होना जानते हैं, उसमें उनके साथ कोई इतना गहरा संबंध हो सकता है, ऐसा शायद ही हम सोचते हूँ। क्योंकि बिना कारण आज उनकी आवाजें हमको या उनका होना हमको इतना खुश कर रहा है। बाकी कल के प्रश्न पर तो अगर उसको उठाकर देखा तो यही लग रहा है कि जिस ऐसी अनुभूतियां हुई होंगी सभी को कि जिसमें समय रुक गया हो या समय का पता न चला हो, या और भी जितने भी असंभव प्रश्न उठे हैं, उसकी झलकियां दिखी हो कि वह क्या है जिसका हमें पता नहीं, वह क्या है जिसे हम देख नहीं पाते, जिसे हम सोच समझ नहीं पाते हैं। उसकी झलक जरूर दिखी होगी सभी को। लेकिन फिर अपनी बात करूं तो फिर उन सारी बातों को एक नाम, एक संज्ञा में या एक आकृति में बिठा कर रखना चाहती हूँ मैं हमेशा, या रखा है अब तक, ऐसा लगता है। समय से परे क्या हो सकता है, अगर अगर उससे भी समझने, सोचने, देखने का प्रयास किया जाएगा तो फिर वो ऐसी ही किसी आकृति में बंध के रह जाएगा, ऐसा लग रहा है। एक बात है कि वो क्या है जो समय है, वो जानने की अंदर से इच्छा बहुत हो रही है। तो बस ये प्रश्न बना रहे मेरे जीवन में, इतना मैं चाहूंगी। धन्यवाद। सुमिता जी।
सुरुमिता जी, क्या आप बोल सकती हैं? तरुण। नमस्कार सभी को। नमस्कार। मैं अपने घर की छत पर बैठा हूँ। सामने की तरफ कुछ बिल्डिंग हैं और मतलब घर बने हुए हैं कुछ, उनके बीच में जो खाली प्लॉट है वहां पर कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पौधे नहीं है, पेड़ है, झाड़ियां हैं। टिन शेड है जिसके ऊपर बहुत सारे पक्षी आकर के बैठे हुए हैं। कबूतर हैं, बीच बीच में से कोई उड़ रहा है। दो घरों के गैप में से दूर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बहुत दूर है। सूर्य का ताप महसूस हो रहा है एक तरफ, उधर से सूर्य आ रहा है तो बाकी वातावरण थोड़ा ठंडा है। सुबह थोड़ी ठंड थी पर धीरे धीरे जैसे सूर्य ऊपर उठ रहा है। मैं जिस छत पर बैठा हूँ बगल में ही दूसरा घर है और उनकी बनावट एक जैसी है। और अब थोड़ा देखता हूँ तो ऐसा लगता है बनावट मतलब ढांचा एक जैसा है, बाकी परिवर्तन बहुत मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो डिफरेंट। मिक्स सी आवाज आ रही है, थोड़ा बहुत पक्षियों की और गाड़ियां चल रही है। प्रश्न को लेकर के कुछ अवलोकन के नाम पर कुछ विशेष निकल करके आया है कि वह क्या है जो समय की समूची संरचना से मुक्त। ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसी चीज है जो मेरी क्षमता के परे है, उसका उत्तर मुझे नहीं आ सकता। बस यही चीज थी, मतलब इसमें उत्तर आना नामुमकिन नहीं था। यही हम लोग 2 मिनट बैठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
प्रेम व्यवहार नहीं है। एक गुरुकुल में एक छात्र ध्यान सीखने के लिए आया। वह वर्ष भर रहा। वो ध्यान सीखने के लिए वो आया था व्यक्ति। 1 वर्ष तक वह रहा। उसको ऐसा लगा कि जो गुरु है वह उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। न उसने उसको कुछ करने को कहा, न कुछ न करने को कहा, न कुछ पढ़ाया, न कुछ बताया, न कुछ लिखाया, न कुछ सोचने को कहा। वह जैसे दिनचर्या चलती थी वैसे चलता था। वह उठता था आश्रम में, अपने लिए चाय बनाता था, उसके लिए भी चाय बना देता था, ले जाकर के गुरु को देता था, वह ग्रहण करता था। वह आश्रम की साफ सफाई करता, लकड़ियां ले आता, पानी भर ले आता, चूल्हा जलाता, रोटी पकाता, गुरु को बुला के भोजन कराता। बस इसी में पूरा चूल्हा चौका गृहस्थी में पूरा का पूरा दिन बीतता जाता था। जब वर्ष भर हो गया, उसने उस गुरु का बड़ा नाम सुन रखा था। वो ध्यान की जो चरम ऊंचाइयां हैं उसको पहुंचा हुआ एक व्यक्ति है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया हो क्या रहा है यहाँ पर। अंत में वर्ष भर बाद उसके धैर्य की सीमा समाप्त हो गई। एक सुबह उसने अपना सामान बांधा और गुरु के पास आया और उसने कहा कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। गुरु ने कहा ठीक है। वह और चौंका कि ये मामला क्या है। मैं आया, इसने कहा ठीक है। मैं वर्ष भर रहा, इसने कुछ न सिखाया समझाया, अब जा रहा हूं तो बस ठीक है। दरवाजे तक वह गया आश्रम के, फिर लौट आया। उसने पूछा, अब मुझे पूछना ही पड़ेगा आपसे। पूछना नहीं चाहता था पर अब पूछना ही पड़ेगा कि मैं ध्यान सीखने के लिए आपके पास आया था। मैंने ध्यान सीखने का निवेदन आपसे किया था। आपने मुझे कुछ क्यों नहीं सिखाया। पहली बार गुरु मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने तुम्हें कब नहीं सिखाया। जब तुम आए तुमने अभिवादन किया, क्या मैंने अभिवादन नहीं लिया। उसने कहा, हाँ लिया। मैंने तुम्हें अभिवादन लेने में ही सिखाया। जब तुम ध्यान सीखने के लिए निवेदन किए, मैंने निवेदन नहीं स्वीकार किया। उसने कहा, हाँ स्वीकार किया। जब तुम यहाँ रोज उठ करके सुबह चाय बनाते थे, मुझे चाय ला करके परोसते थे, मैंने चाय नहीं ग्रहण की। उसने कहा कि हाँ ग्रहण की। गुरु ने कहा, उस चाय के ग्रहण करने में ही मैंने तुम्हें ध्यान सिखाया। गुरु ने कहा, तुम जब आश्रम बुहारते थे, जब तुम पानी भर ले आते थे, लकड़ियां काट ले आते थे, चूल्हा चौका करते थे, मेरा बिस्तर ठीक करते थे, सफाई करते थे,
हर कृत्य में मैं तुम्हें ध्यान सिखाता था, हर कृत्य मेरा प्रेम से उमगता था। कब मैंने तुम्हें नहीं सिखाया? उसके इस रहस्योद्घाटन में ही उसको बात ख्याल में आई कि गुरु ने लगातार उसको सिखाया है। वर्ष भर उसको अपने चाय के लेने के ढंग में, वह इतने सधे हुए ढंग से चाय को लेता था, इतने सधे हुए ढंग से उसके बिछाए बिस्तर पर सोता था, इतने सधे हुए ढंग से उसके परोसी हुई थाली से भोजन करता था, इतने सधे हुए ढंग से वह उसको देखता था, इतने सधे हुए ढंग से वह उसके साथ दैनंदिन वार्तालाप करता था। इतने सधे होने में, इतने सहज होने में, सधे होने का मतलब बहुत अनुशासित तरीके से नहीं, सहज होने में, जो सहज साधना है, जो अनुचित हस्तक्षेप है सहजता में, उसका प्रतिकार करके जो साधना है, सहज साधना, उसके माध्यम से उसने उसके साथ व्यवहार किया। शिष्य ने स्वीकार किया और फिर रुक गया और अपने उसने जो भी सीखा था उसको और माज करके फिर वहां से विदा हुआ। हम प्रेम को कुछ अतिरिक्त व्यवहार के रूप में देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा, उसको एक सहज व्यवहार में नहीं देखते। हम हर चीज को फुला करके, पिचका करके, टेढ़ा करके, तिरछा करके, आड़ा करके देखने को समझते हैं कि हाँ अब कुछ हुआ, अब कुछ बात बनी। एक फूल खिला हुआ है सुंदर सा, वह जैसा है वैसा उसको नहीं छोड़ते हैं, उसके साथ तत्क्षण कुछ न कुछ करते, उसको या तो तोड़ करके लाके घर में सजा देंगे, खंडित कर दिया उसको, या उसको उसके साथ छेड़छाड़ करने शुरू कर देंगे, जो वैचारिक छेड़छाड़ भी है। जब हम किसी फूल के बारे में अनावश्यक रूप से कहते हैं कि यह इस काम आता है, यह उस काम आता है, यह फला देवता को चढ़ता है, फला को नहीं चढ़ता है, तब आप उस फूल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अनधिकृत हस्तक्षेप कर रहे हैं। पर यह बात ख्याल में ही नहीं आती क्योंकि पूरा जीवन ही हमारा छेड़छाड़ है। हम जिसे प्रेम समझते हैं वह एक अनधिकृत छेड़छाड़ है, कुछ उत्पात, कुछ उपद्रव, कुछ ऊंच नीच, कुछ बड़ी बड़ी बातें, कुछ बड़े बड़े लुभावने वायदे, कुछ बड़ी बड़ी गाथाएं, यह सब जोड़ जाड़ करके खुशनुमा स्वरूप तैयार करते हैं, एक लुभावना महल तैयार करते हैं, उसको हम प्रेम कहते हैं। प्रेम ऐसा कोई व्यवहार नहीं। इस तरह के अच्छे अच्छे बड़े बड़े शब्दों को उपयोग करके जो शालीनता की, सभ्यता की, बड़ी राजनेताओं को देखा ना आपने, धर्म नेताओं को आपने देखा, वे शब्दों में बड़े कुशल होते हैं, बड़े अच्छे शब्दों में व्यवहार करेंगे, आपको दिखते ही ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे वो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, वो आप उनके सबसे निकट हैं, सबसे करीबी हैं। कुछ नेता तो बिल्कुल कान में बात करते हैं कि आपको एकदम कोई शंका ही ना हो कि भाई कान में कोई बात करेगा तो जाहिर सी बात है। पर ये सब तरकीबें हैं, ये सब व्यवहार थोपे हुए हैं, ये धोखा झांसा देने के लिए बनाए गए व्यवहार है। और हम भी ऐसा करते हैं, हम भी लुभाने के लिए कुछ ऐसा एक बड़ी
इंडस्ट्री ही है जो साज सामान की, सौंदर्य प्रसाधन की इंडस्ट्री है। मैं किसी सौंदर्य प्रसाधन के विपक्ष में कुछ नहीं कह रहा हूं, पर हम बस समझ रहे हैं कि साज श्रृंगार, व्यवहार, कुछ एक्स्ट्रा दिखना, कुछ एक्स्ट्रा दिखाना, इसी को हम संबंध समझते हैं, इसी को हम प्रेम समझते हैं, इसी को हम व्यवहार समझते हैं। हमने इन्हीं सारी चीजों को प्रेम समझा हुआ है। प्रेम व्यवहार की सीमा में नहीं आता है। प्रेम व्यवहार नहीं है। आप देखते हैं कि यह आकाश, यह सूरज व्यवहार कर रहा है। सूरज उपस्थित हो जाता है, सब कुछ अपने से हो जाता है। फूल खिलने लगते हैं, तितलियां उड़ने लगती हैं, पंछी गाने लगते हैं। यह कोई प्रेम नहीं कर रहा है, इसने प्रेम का कोई उपाय नहीं किया हुआ है, इसने प्रेम का कोई आयोजन नहीं किया है। आप देखते हैं आकाश, आकाश में सब कुछ बनता है, बिगड़ता है, सब कुछ घटता है और मिटता है, पर आकाश कोई व्यवहार नहीं कर रहा है। आकाश किसी से कुछ ले और दे नहीं रहा है, बस उसकी उपस्थिति है, बस चुपचाप वह उपस्थित है और उसके उपस्थित होने में ही सब कुछ घट रहा है। जो भी कुछ घट सकता है, जो भी कुछ घटा है, जो भी कुछ घट रहा है, वह सब मौन उपस्थिति में आकाश की घट रहा है। आकाश किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं कर रहा है। तो प्रेम व्यवहार नहीं है। प्रेम व्यवहार की श्रेणी में, व्यवहार की सीमा में नहीं आता है। पर हम अगर कोई हंस के बोले नहीं, भले ही झूठा हंस के बोले, कोई बड़े लुभावने, बड़े आकर्षक शब्दों का प्रयोग करके कुछ महिमा मंडन न करे, भले सारे शब्दों का कोई अंदर अर्थ न हो, कोई उसमें प्राण न हो, ऐसे ही खोखले शब्द, खोखला जीवन हमारा है, खोखले शब्द पकड़ में आते, तो हम समझेंगे कि अरे बड़ा रूखा सा, फीका सा आदमी है, कैसा बड़ा, कोई प्रेम नहीं है इसके जीवन में। हम उपस्थिति मात्र को जो प्रेम पूर्ण है उसे यदि पहचानने में असमर्थ है, तो ख्याली चीजों के धोखे में आएंगे ही। हम बनावटी संबंधों के व्यवहार में, कर्तव्य में, दायित्व में यह समझते हैं कि प्रेम है। अब तो वह धीरे धीरे अब एक नए तरीके का समाज निर्मित हुआ है, पर कुछ मित्र जो पुराने रहे हैं वे जानते होंगे कि परिवार जिसे, जहां एक पलने पोषने की एक सुविधाजनक जगह होती है, हम परिवार संस्था को न तो खंडित न तो मंडित कर रहे हैं। उसमें पिता का जो स्थान होता था, खास करके जो ग्रामीण अंचलों में लोग रहे हैं, वह बड़ा मौन होता था, अब बड़ा अव्यवहार्य होता था। हम लोगों के जीवन में कभी भी पिता से आमना सामना नहीं हुआ है, कभी भी आमने सामने बैठ करके बात नहीं हुई, कभी भी ठीक से कहें तो मैंने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा। वे घर में आते थे तो मैं बाहर चला जाता था, या मैं अगर घर में रहता था तो वो बाहर चले जाते थे। पर ऐसा प्रगाढ़ प्रेम वहां पर था। मां के साथ हिचकिच होती रहती थी, मां के साथ खूब बातचीत, ये नहीं कर रही हो, वो नहीं कर रही हो, और कभी मार पिटाई भी मां मेरी करती थी, लेकिन पिता चुप, बस मौन उपस्थिति है उनकी।
उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा कि यह करो, यह मत करो, लेकिन उनकी उपस्थिति ही इतनी सप्राण रही, इतनी जीवंत रही, इतनी डायनेमिक रही कि बहुत कुछ सिर्फ उनके उपस्थित होने से हुआ। उन्होंने कभी भी कुछ ला करके, एक रुमाल भी हाथ पे नहीं रखा होगा, एक टॉफी भी नहीं ला करके दी होगी, लेकिन उनकी उपस्थिति ही ऐसी सघन रही कि अगर भौतिक तल पे देखा जाए तो ऐसा मेरे अनुभव में नहीं है कि कोई मेरे जीवन में प्रेम आया है भौतिक तल पे, जो तथाकथित बौद्धिक और भावनात्मक व्यावहारिक तल है उस पर। तो प्रेम अगर अपने शुद्धतम अर्थों में उसकी हम जो अन्वेषण में हम चल रहे हैं, जो हम परीक्षण कर रहे हैं, तो प्रेम अव्यवहार्य है। उसका व्यवहार से कुछ भी लेना देना नहीं। व्यवहार हो न हो, लेकिन प्रेम का अपने तई कोई भी व्यवहार लक्ष्य नहीं है, और लक्ष्य हो भी कैसे सकता है। हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें व्यवहार का अर्थ क्या है? हम एक यांत्रिक जीवन जी रहे हैं, एक बनावटी जीवन जी रहे हैं, एक सोच विचार के द्वारा स्थापित जीवन जी रहे हैं। हमारे सारे संबंध, हमारा सारा जीवन यह सोच विचार की एक विराट श्रृंखला का आयोजन है, उसका हिस्सा है। और उसमें हमारा जो तथाकथित प्रेम व्यवहार है, क्या वो उसी बनावटी संरचना का एक क्रियाकलाप नहीं है? तो यदि हम उस बनावटी संरचना के आदर्श क्रियाकलापों को प्रेम नाम दे रहे हैं कि बड़ा प्रेमपूर्ण उनका व्यवहार रहा, क्या प्रेमपूर्ण उनका व्यवहार रहा? देखते ही उन्होंने प्रणाम किया, देखते ही वो झुक गए, उन्होंने आते ही बड़ा आतिथ्य सत्कार किया, बड़े प्रेम से मिले। जिसके हृदय में प्रेम न हो, अक्सर ऐसे ही लोग बड़ा आतिथ्य करते हैं, बड़ा व्यवहार करते हैं, बड़े झुक करके मिलते हैं, बड़े मीठे शब्दों में मिलते हैं। अगर सच में ही कोई प्रेम पूर्ण होगा, उसको यह ख्याल भी नहीं आएगा कि कोई औपचारिकता निभानी है। हम औपचारिकता के जो शीर्ष बिंदु हैं, जो अधिक से अधिक औपचारिकता हो सकती है, उस औपचारिकता को प्रेम समझ लेते हैं। जो भी व्यवहार में कुछ लेन देन कर सकते हैं, देखिए ना, हमारे सारे नाते रिश्ते, वो सब लेन देन कि कब क्या भेंट मिली, कब क्या पुरस्कार मिला, कब क्या सगुन मिला। अब तो आप जानते होंगे कि लोग पूरा खाता बही रखते हैं कि मेरी बेटी की शादी में क्या क्या किसने दिया है, और फिर उससे ज्यादा उसको वापस करना है, 1 ही रुपया ज्यादा करके वापस करना है, पर वापस करना है। यह हमारा तथाकथित प्रेम व्यवहार है। जब हम किसी के यहाँ जाते हैं, कोई उत्सव है, विवाह है, तो वहां जाकर के जो अपना भेंट करते हैं उसका हिसाब रखते हैं। यह व्यवहार, किसी ने हमारे लिए क्या किया है उसके अनुपात में हम उसको वापस करते हैं। अगर करते हैं, प्रायः तो करते ही नहीं, लिए निकले, लेकिन अगर बड़े ईमानदार हुए तो उतना वापस करते हैं। पर कोई प्रेम वापस कर सकता है? प्रेम कोई ले सकता है, दे सकता है? यह कोई आपके हाथ की चीज है, कोई जेब की चीज है कि आपने निकाल के उसको दे दिया? प्रेम कोई ऐसे व्यवहार करने की वस्तु है? प्रेम की उपस्थिति में हो सकता है कि कुछ हो सकता है कुछ न हो, पर हमारा लक्ष्य व्यवहार पर क्यों है? हमारी पहचान व्यवहार पर क्यों है? यह सब हमारे बनावटी जीवन का संकेत करता है। यह सब हमारी बनावटी जीवन की संरचना को परिभाषित करता है, उसका चाल, चरित्र और चेहरा दिखाता है कि हमारा जीवन व्यवहार के आधार पे प्रेम को निर्धारित करता है। पर हमने अन्वेषण किया है, साथ साथ चले हैं और इसका पता लगाया है कई पिछली बैठकों में, प्रेम यह नहीं है, यह नहीं है। और आज का हमारा जो संवाद के लिए, अन्वेषण के लिए, दिन भर के अवलोकन और परीक्षण के लिए जो बिंदु है, वह है
कि प्रेम व्यवहार नहीं है। और उसकी पूर्व पीठिका में, उसके पहले हिस्से में आज दिन भर हम अपने संबंध में, जीवन में यह देखते हैं, यह परीक्षण करते हैं, क्या कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा है जो अव्यवहार्य है, जो व्यवहार से मुक्त। कोई भी एक घटना, कोई भी एक चीज जो अव्यवहार्य है, जिसका व्यवहार से, औपचारिकता से कुछ भी लेना देना नहीं। तो इसका आज हम अवलोकन करेंगे, इसका परीक्षण करेंगे। फिर सांझ की बैठक में मिलते हैं। 5 मिनट के लिए हम लोग साथ में बैठ लेते हैं, फिर इसके बाद अपने प्रश्न को माज करके दिन भर इसके साथ उपस्थित रहते हैं, फिर सांझ की बैठक में मिलेंगे। आज का जो प्रश्न है उसको लेकर के यदि किसी के अंदर कोई संशय हो
तो हम उसे अभी उठा सकते हैं। आज शाम की जो हमारी बैठक है 7 बजे, हमारा जो नियमित रूप से हर शनिवार इंस्टाग्राम पे लाइव हो रहा है, तो 7 बजे से सभी मित्र हम इंस्टाग्राम लाइव पे मिलेंगे और फिर ठीक 8 बजे यहाँ जूम पे आ जाएंगे। तो साँझ की बैठक 7 से 8 वो इंस्टाग्राम पे होगी और 8 से फिर हमारी बैठक जूम पर होगी। कल 2 बैठकें हमारी हैं, जिसमें साँझ की बैठक तो एक तरह से साधुवाद को ही समर्पित हो जाती है। इसलिए जो मित्र कुछ कल शाम को अपनी प्रस्तुति देना चाहें, वे अपनी सहमति वहाँ ग्रुप में लिख दें। और अब हम आज का प्रश्न मांझ लेते हैं। क्या हमारे जीवन संबंध होने में कुछ भी ऐसा है जो व्यवहार से मुक्त है? क्या हमारे जीवन संबंध होने में कुछ भी ऐसा है जो व्यवहार से मुक्त है? क्या हमारे जीवन संबंध और होने में कुछ भी ऐसा है जो व्यवहार मात्र से मुक्त है?